अगर मेरी इस कॉन्टैक्ट बुक में सपोज करें कि ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पे टॉप पे नेव बार पे एक काउंटर लगा हो जिसमें मुझे काउंटिंग शो हो जी कि कितने कॉन्टैक्ट्स जो है वो मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो व्हाट डू आई हैव टू डू विद इट इज कि मुझे यहाँ पे पहले जरा यूआई पे थोड़ा सा चेंज कर लूँ, और ये यूआई मेरी कहाँ बनी होगी, ऑब्वियसली कंपोनेंट्स के अंदर, हेडर के अंदर, मे बी नेव के अंदर। और नेव के अंदर ये जो राइट साइड पे फॉर्म है ना, इस फॉर्म को आप ड्रॉप कर दें and just try to copy and paste this UL completely, और इसके अंदर से आप एक हटा दें और यहाँ पे आप काउंट लगा दें, ठीक है। सो लेट्स सी, फिलहाल हम इसे खाली रहने देते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं जी, लेट्स सी 0। तो व्हाट आई वांट टू डू इज कि यहाँ पे इसको हम कर देते हैं MS, और ये आ गया यहाँ पे 0। तो अब रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये चाहता हूं कि जितने कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे हो ना, उतनी ही इसकी काउंटिंग क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी टोटल कॉन्टेक्ट्स मेरे कितने हैं ये हो जाए। तो लेट मी डू इट हियर, बैचेस में जाएं और यहाँ से ये बटन उठाएं और ये यहाँ पे ले जाएं। दैट्स इट। और इसको कर दें कंटेनर, फ्लोट की जगह कंटेनर, ठीक हो गया। तो आप इसको कह देंगे फॉर एग्जांपल टोटल, समथिंग लाइक दैट। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जहाँ 99 लिखा हुआ है ना, यहाँ बेसिकली क्या है, जितने भी कॉन्टेक्ट्स आपके हों वो ये अपडेट होता रहे, और ये रियल टाइम पे अपडेट होता रहे। यानी यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब मसला जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, यानी मैं बेसिकली आज रिडक्स का तारुफ कराना चाह रहा हूँ, या स्टेट, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का क्या मतलब है इसका समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं इस वक्त ये वाला जो कंपोनेंट है जिसके ऊपर ये फॉर्म और ये लिस्ट ये नजर आ रही है, ये कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट है। और मुझे कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट में जब भी कोई डाटा अपडेट होता है तो ये डाटा या ये स्टेट शेयर करनी है किसके साथ, नेवबार के साथ। और नेवबार का जो कंपोनेंट है वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, वो कहीं और है, ट्री की किसी दूसरी साइड पे है। यानी अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेरा जो रूट कंपोनेंट है ना, ऐप, सब कुछ स्टार्ट तो यहां से होता है, ठीक। तो यहां से अगर मैं आपको बताऊं तो मैं जाऊंगा कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट में, और कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट अंदर सारा कुछ हो रहा है। तो मुझे जो डेटा चाहिए वो इस कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट में भी नहीं चाहिए, बल्कि वो कहाँ चाहिए, इस कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट में। ऊपर रूट लेआउट है तो रूट लेआउट के अंदर बेसिकली मेरा क्या है, नेव बार पड़ा हुआ है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो नेव बार बेसिकली कहाँ पड़ा हुआ है, हेडर के अंदर ना। तो हेडर किसके अंदर रेंडर हो रहा है, रूट कंपोनेंट के अंदर। तो अगर आप डायग्रामेटिकली इसको थोड़ा सा समझ लें तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी कॉन्सेप्ट को समझने में, कि मेरे पास एक ऐप है जिसका रूट कंपोनेंट कौन सा है, app.jsx। ये रूट कंपोनेंट अभी आपको जो दिखाया, इस रूट कंपोनेंट में मुख्तलिफ और कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये है आपका होम कंपोनेंट है, ये आपका बेसिकली, या यूं समझ लें कि होम कंपोनेंट से भी पहले आपका सब कुछ किसके अंदर रेंडर हो रहा है, बेसिकली रूट लेआउट कंपोनेंट के अंदर। रूट लेआउट भी क्या है, एक कंपोनेंट ही है ना। रूट लेआउट के अंदर फिर आपके आ रहे हैं जी, होम भी इधर ही आ रहा है, अबाउट भी इधर ही आ रहा है, और जितने भी पेजेस हैं वो आउटलेट के जरिए, फिर आपका कॉन्टैक्ट भी इधर ही आ रहा है। समझ आ गई बात। अब आपका जो डेटा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा किधर पड़ा हुआ है, कॉन्टैक्ट के अंदर पड़ा हुआ है। तो आपने ये डेटा वापस किधर शो करना है, रूट लेआउट के अंदर। जाहिर है रूट के बाद ये अच्छा, इसी रूट में हेडर भी है बेसिकली, ये हेडर है, ठीक है। तो अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जरा इसको मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूं, इसको भी रहने देता हूं। यहां पे मेरा है पड़ा हुआ हेडर कंपोनेंट। अब तक हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई डेटा हो कंपोनेंट के दरमियान जिसे हमें शेयर करना हो, तो हम हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड डेटा शेयर कर सकते हैं।
चाइल्ड टू पेरेंट अगर शेयर करना चाहे तो स्टेट लिफ्टिंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, और हमने कहा था वो 1 या 2 लेवल तक अगर अप करना हो तो स्टेट लिफ्टिंग यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास ऐप में कोई डेटा है और हमें वो ये हेडर में पहुंचाना है, और हेडर के अंदर बेसिकली हमारी नेव बार पड़ी हुई है, ठीक है, तो यहां से हम यहां पे पास करें तो हमारे पास कौन सा तरीका है? प्रॉप्स का। फिर हम प्रॉप्स के जरिए यहां से यहां डेटा भेज सकते हैं, और यहां से यहां भेज सकते हैं, और यहां से अगर कोई भी दूसरा तीसरा कंपोनेंट, जितने मर्जी कंपोनेंट हम प्रॉप प्रॉप के जरिए डेटा पास कर सकते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। लेकिन ये डेटा वन वे फ्लो है। वन वे फ्लो का मतलब पेरेंट से चाइल्ड में मूव करेगा। अगर मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक और कंपोनेंट होता तो ये उसके अंदर प्रॉप्स पास कर देता। इसके अंदर 2 कंपोनेंट और होते तो हम ये प्रॉप्स, यही जो ऊपर से आने वाली हैं, इधर पास कर देते। इसके अंदर अगर एक और होता तो हम उधर पास कर देते। इसके अंदर अगर 2 या 3 और होते तो हम इधर पास कर देते। इसके अंदर और होता तो इधर। तो ये अगर हमारी एक कॉम्प्लेक्स ऐप है इतनी बड़ी, तो उसमें इस तरह हमें डेटा पास करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है प्रॉप्स के जरिए। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। क्या कहते हैं? प्रॉप्स ड्रिलिंग का मतलब क्या है कि अगर हमें हमारे पास डेटा ऐप कंपोनेंट में पड़ा हुआ है और हमें वो डेटा चाहिए इस कंपोनेंट में। नाउ लुक हाउ बिग द प्रॉब्लम इज कि हमें और कोई तरीका डायरेक्ट अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि हम इस कंपोनेंट से डेटा उठा के इस वाले कंपोनेंट में शेयर कर सके। एक ही तरीका पड़ा है और वो क्या है? आप इधर से इधर प्रॉप पास करें, इधर से इसको पास करें, इधर से इसको पास करें, इधर से इसको पास करें, फिर इसको पास करें, फिर इसको पास करें, फिर इसको पास करें, और फिर इसको पास करें। अब यार सवाल ये है, ये तो बेवकूफी नहीं है कि डेटा या तो इस कंपोनेंट को चाहिए या इसको चाहिए, लेकिन हम इन दोनों कंपोनेंट में डेटा शेयर करने के लिए पूरे इस रास्ते को ट्रेवर्स कर रहे हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। यार इन बीच वाले कंपोनेंट को तो डेटा चाहिए ही नहीं, तो हम वैसे ही उन पे लोड डाल रहे हैं, वैसे ही उनको इसमें शामिल कर रहे हैं। एक हेडेक। और फिर ऐसा भी मुमकिन है कि फ्यूचर में हो सकता है आपको ये वाला कंपोनेंट नहीं चाहिए, इसको बीच में से डिलीट कर दे, आपकी पूरी एप्लीकेशन क्रैश, क्योंकि इसको जो डेटा चाहिए वो इसमें से गुजर के आ रहा है, बीच में से यही डिलीट हो गया, बस खत्म। आपको पूरा का पूरा काम रीएडजस्ट दोबारा करना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई वांट टू शेयर, कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स में स्टेट को शेयर करना है तो एक ही तरीका है कि प्रॉप्स से शेयर कर दें। लेकिन प्रॉप्स से डेटा शेयर करने का मतलब यह है कि प्रॉप्स भी आप 2 या 3 कंपोनेंट्स डीप नेस्ट करना चाहिए या डाउन करना चाहिए तो ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा, तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। वी हैव टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉप्स ड्रिलिंग। वी हैव टू टॉक अबाउट द अल्टरनेट बेटर वे ऑफ डूइंग दैट। समझ आ गया? मसला समझ आ गया? तो एक और मसला है, जैसे अब हमारे साथ है कि हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है किस कंपोनेंट में? कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट में, और हमें वो चाहिए किधर? हेडर में। अभी तक हमने रिएक्ट में ऐसा कोई तरीका नहीं पढ़ा कि सिबलिंग्स आपस में डेटा शेयर कर सके। ये एक ही लेवल पे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सिबलिंग्स कहलाते हैं ना। ये तो आपको बताया ना मैंने, आपको पेरेंट चाइल्ड हायरार्की में। तो इस सिबलिंग के पास डेटा है कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट के पास, और हेडर का कंपोनेंट ट्री के दूसरे साइड पे आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां से डेटा करना पड़ेगा अपवर्ड, और यहां से फिर करना पड़ेगा डाउनवर्ड। तो यानी ये 2 काम हो जाएंगे। पहले आप स्टेट को लिफ्ट अप करें और फिर उसको प्रॉप्स डाउन करें। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ये दोनों प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम की 2 कड़ियां हैं। प्रॉब्लम एक ही है, और वो क्या है कि अगर हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए, कोई ऐसा वे आउट मिल जाए जिससे हम डायरेक्टली प्रॉप्स कंपोनेंट्स के बीच शेयर कर सके, सॉरी स्टेट शेयर कर सके, स्टेट का मतलब डेटा शेयर कर सके। तो इज देयर एनी वे? यस, देयर इज अ वे, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। यानी इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। एसएम लिख रहा हूं मैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? हमारे पास ऐसा तरीका होना चाहिए कि आपकी जो स्टेट है ना, वो आपकी ऐप से वक्र कहीं अलग पड़ी होनी चाहिए। स्टेट का मतलब डेटा, यानी आपकी पूरी एप्लीकेशन में आपको जितना भी डेटा रिक्वायर्ड है उसको आप ऐप से क्या कर दें? वक्रे कर दें, इंडिपेंडेंट कर ले, सेपरेट कर ले। और फिर जब ये सेपरेट हो जाए तो आप पूरी ऐप को अलाउ कर दें कि वो इस स्टेट में, यानी इसके साथ इजीली बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सके, टू वे कम्युनिकेशन। और टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि अगर ऐप को कोई डेटा चाहिए होगा तो वो कहां से मांगेगी? इस ग्लोबल स्टेट से। और अगर ऐप ने कोई डेटा अपडेट करना होगा तो वो कहां जाके अपडेट करेगी? ग्लोबल स्टेट में। यानी एप्लीकेशन कोड अलग होगा और स्टेट मैनेजमेंट यानी डेटा
वो अलग साइट पे पड़ा होगा, सेपरेट किसी अलग जगह पे पड़ा होगा। वो अलग जगह कौन सी है अभी बताता हूँ। तो अगर हम किसी तरह ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर लें तो दिस वुड बी कॉल्ड एज ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। उससे फायदा क्या होगा, हमें डेटा चाहिए, हमारा डेटा पड़ा हुआ किधर, ऐप में, हमें चाहिए किधर, ये डीप नेस्टेड के डीप डाउन ट्री के किसी आखिरी लीफ पे चाहिए। तो हम अगर इसको चाहिए तो ये भी रिक्वेस्ट करेगा किससे, स्टेट से, इसको चाहिए ये भी रिक्वेस्ट करेगा किससे, स्टेट से। तो हमारे पास अपडेटेड डेटा जो है वो अवेलेबल होगा। बात समझ आ गई है कि प्रॉब्लम क्या है, कि वी हैव टू शेयर द डेटा बिटवीन द कंपोनेंट्स। हल क्या था अभी तक, कि वी कैन पास द डेटा थ्रू प्रॉप्स। मसले प्रॉप्स के साथ क्या थे, कि जी प्रॉप्स ठीक है, एक दो लेवल डीप जाना तो ठीक है, लेकिन इतना डीप जाना क्यों गलत है। मैंने आपको कहा कि यार उन कंपोनेंट्स को डेटा चाहिए नहीं, वैसे रास्ता गुजर के जा रहा है, दैट्स नॉट फेयर। तो फिर हमने कहा जी कि हम स्टेट को उठा के सेपरेट कर लेते हैं, और जिस कंपोनेंट को डेटा चाहिए होगा वो डायरेक्ट जाके उस स्टेट से डेटा उठा लेगा। अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकली ये इसके बिहाइंड द सीन जो फिलॉसफी है वो पता चल गई है कि ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पेश आई है। क्लियर है जी। अच्छा, अब ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए ना बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। इवन रिएक्ट का अपना भी है, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, हम वो भी पढ़ेंगे। लेकिन बड़ी मीडियम स्केल टू लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए नॉर्मली ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए जो फेमस अप्रोचेस अवेलेबल है मार्केट में, उनमें से एक अप्रोच है रिडक्स। एंड हियर इज द प्लेस where a new topic comes into play that we have to start today. Got it? So what is Redux? It's a library that we can download from the NPM, just like any other library that we have already been using. It's a library. What it does, it lets us handle the state globally. ये हमें allow करती है कि हम state को globally handle कर सकें या manage कर सकें। तो अब हमने अगले इसी वीक के, ये वीक पूरा लगेगा हमें, और गालिबन अगले वीक का भी कुछ हिस्सा लगे, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने में, रिडक्स, और रिडक्स को रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट करने में। बट वंस यू गेट इट, यू विल बी अ वेरी पावरफुल रिएक्ट डेवलपर। ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू मैनेज और हैंडल द स्टेट ग्लोबली। तो आर यू रेडी फॉर दैट? लेट्स डू इट। सर जी जी। सर आरटीके और रिडक्स में क्या डिफरेंस है? आरटीके सिर्फ एक डाटा फेच, यानी डाटा फेचिंग का मतलब है कि अगर आपने किसी रिमोट सर्वर से कोई डाटा फेच करना है तो आरटीके गिव्स यू द बिल्ट इन मैकेनिज्म्स ऑफ कैशिंग, फिर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, इंतहाई ऑप्टिमाइज्ड वे है सर्वर से डाटा फेच करने का। तो यूं समझ लें कि अगर आप आरटीके करते हैं ना, पहली बात है रिडक्स, अभी हमने सिर्फ रिडक्स का नाम सुना है। उसके बाद आएगा रिडक्स टूल किट, जिसे हम आरटीके बोलते हैं। उसके बाद आएगा रिडक्स टूल किट क्वेरी। रिडक्स जो है, रिडक्स कोर पहले जब आया था ना रिडक्स स्टार्ट में, तो आरटीके कुछ था ही नहीं, यानी आपको सब कुछ रिडक्स की लॉजिक मैनुअली खुद लिखनी थी, सब कुछ आपको मैनुअली करना था। फिर जब रिडक्स लाइब्रेरी लिखने वालों ने ये फील किया कि यार इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली डू एवरीथिंग मैनुअली, सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे फंक्शंस मजीद लिखकर उस लाइब्रेरी का पार्ट बना दिए, और रिडक्स कोर को नाम दे दिया रिडक्स टूल किट। अब टूल किट से नाम जाहिर है आपका, आपके पास कोई मिस्त्री आता है तो उसके पास वो पूरा बस्ता होता है जिस जो उसकी क्या होती है, टूल किट होती है, जिसमें सारे औजार और हथियार पड़े होते हैं ताकि कोई काम करने में मुश्किल ना हो। तो रिडक्स टूल किट का मतलब क्या है, रिडक्स पहले था कोर, उन्होंने रिडक्स में जितनी चीजें उनको फील हुआ कि ये मिसिंग है और ये होनी चाहिए, और वो कितनी चीजें हैं और वो क्या क्या है, जाहिर है जब हम रिडक्स टूल किट पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। तो वो उन्होंने सारे के सारे फंक्शंस लिखकर एडिशनल टूल किट में डाल दिए। और अब हमें उन्होंने कहा जी कि रिडक्स की डॉक्यूमेंटेशन खुद कहती है कि डोंट यूज ओनली रिडक्स, रादर ट्राई टू यूज रिडक्स टूल किट। तो टूल किट में यूं समझें कि एडिशनल, हाँ ये जो डाटा फेचिंग और डाटा कैशिंग मैकेनिज्म है, ये सॉरी रिडक्स टूल किट में, ये आरटीके में नहीं है, ये आरटीके क्यूरी में है, ये लेयर 3 है। अब जब उन्होंने रिडक्स टूल किट दे दी, फिर उनको फील हुआ नहीं यार एक और मसला है कि जब सर्वर से डाटा फेचिंग करनी होती है, डाटा कैशिंग करनी होती है, तो वो तो एक कोर कॉन्सेप्ट है। तो फिर उन्होंने लाइब्रेरी को अपडेट किया, अपडेट नहीं किया इनफैक्ट, रिडक्स टूल किट इज स्टिल देयर एट इट्स ऑन प्लेस, साथ में उन्होंने एक एडिशनल कॉन्सेप्ट दे दिया रिडक्स टूल के अंदर ही इसका पार्ट बना के, और उसको उन्होंने कहा जी आरटीके क्वेरी।
रिडक्स टूलकिट क्यूरी, ये क्वेरी बाज लोग पढ़ते हैं, बाज लोग क्यूरी बोलते हैं, दैट्स व्हाटएवर योर प्रोनाउंसिएशन लुक्स गुड टू यू। तो रिडक्स कोर हम पहले समझेंगे टू जस्ट कॉम्प्रीहेंड इट्स बैकग्राउंड, फिर हम पढ़ेंगे रिडक्स टूलकिट, और फिर हम पढ़ेंगे रिडक्स टूलकिट क्वेरी। गॉट इट? ओके सर। अच्छा, तो सबसे पहली बात कि जाहिर है हमारी रिएक्ट की ऐप है और बिल्कुल सिंपल सी ऐप है। वी हैव टू इंटीग्रेट, हमने पहले इंस्टॉल करनी है लाइब्रेरी। जाहिर है मैंने कहा जी कि रिडक्स और रिएक्ट इकट्ठे काम करेंगी, तो ऐप हमारी बनेगी किसमें? रिएक्ट में। और जो आपका स्टेट मैनेजमेंट है वो किसमें होगी? रिडक्स में। तो इन दोनों को आपस में लिंक भी तो किसी चीज ने करना है ना, तो दो लाइब्रेरीज हमें चाहिए होंगी। एक तो लाइब्रेरी चाहिए होगी रिडक्स की, जिसमें हम रिडक्स की लॉजिक लिखेंगे। रिएक्ट की एप्लीकेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो जब रिडक्स की लॉजिक सेपरेटली लिख लेंगे तो फिर रिएक्ट और रिडक्स इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन करेगा, उसके लिए एक और लाइब्रेरी चाहिए। तो हमें बेसिकली अभी रिएक्ट की ऐप बन गई, अब हमें एक तो रिडक्स की लॉजिक लिखनी है और एक रिडक्स और रिएक्ट को कनेक्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी चाहिए। और ये बहुत बहुत सिंपल है, मतलब आप चेहरों से देख के मुझे लग रहा है कि आप परेशान ही हो गए, लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, पता नहीं किधर जाएगा ये काम, कहीं नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे जी रिडक्स, तो आपको सिंपली ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा तारुफ पढ़ें, वैसे तो मैंने इसकी कहानी समझा दी है बड़ी लेमैन जुबान में, ये कहानी पढ़ेंगे तो वैसे ही आपको समझ नहीं आएगी शुरू में बिगिनर्स को, यार ये क्या। तो आपने सिर्फ जो मैंने समझाई ना थ्योरी फिलोसफी उसको समझे। अगर वर्डिंग में वही चीज चाहिए, रिडक्स इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर मैनेजिंग एंड सेंट्रलाइजिंग एप्लीकेशन स्टेट। जैसे मैंने आपको एक अलग से दायरा बना के दिखाया कि आपकी सारी स्टेट अलग पड़ी होगी, आपकी रिएक्ट की ऐप अलग पड़ी होगी, और ये दोनों आपस में बात कर रही होगी डेटा एक्सचेंज के लिए। It is most commonly used with libraries such as React or Angular for building user interfaces. अच्छा, वैसे similar to the Facebook Flux architecture, यानी अगर आपकी बहुत बड़ी ऐप है फेसबुक की तरह की, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको रिडक्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो मेरे ख्याल में बातें बहुत हो गई, अब हम कुछ करेंगे थोड़ा बहुत समझ आएगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और गेट स्टार्टेड पे जाएं। सबसे पहला काम आप ये कहेगा भाईजान आप इसको इंस्टॉल कर लें। और कुछ अर्सा पहले तक ना यहाँ पे आपको ये देखें, कुछ अर्सा पहले तक सिर्फ ये था npm इंस्टॉल रिडक्स, और ये इंस्टॉल करने के बाद हमें सारा कुछ काम मैनुअली खुद करना पड़ता था। अब उन्होंने कहा जी आप क्या इंस्टॉल करें, npm इंस्टॉल रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट। तो ये बेसिकली क्या इंस्टॉल हो जाएगा हमारा, RTK रिडक्स टूल किट। ठीक है, तो हम जरा इसको इंस्टॉल करेंगे। नॉर्मली ये होता है कि सबसे पहले इसको आप कॉपी करें, यहाँ पे जाएं, और आई थिंक आई couldn't कॉपी इट प्रॉपरली, सो लेट्स कॉपी इट अगेन, और यहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल कर ले। अक्सर अगर ये बिलफर्ज पूछेगा आपसे, क्योंकि रिडक्स टूलकिट को भी काम करने के लिए अंडरलाइंग रिडक्स चाहिए होता है, तो मे बी ये खुद ही रिडक्स भी इंस्टॉल कर ले RTK के साथ। ठीक है, तो यू हैव टू डू इट। अगर कोई वार्निंग शॉर्निंग देगा तो हम उसे देख लेंगे, इसने कोई नहीं दी, इसका मतलब है इसने रिडक्स इंस्टॉल कर लिए। तो अब हमने क्या कहा, हमें दो चीजें चाहिए, एक रिडक्स चाहिए और एक रिडक्स और रिएक्ट की ऐप को कनेक्ट करने के लिए लाइब्रेरी चाहिए। तो उस लाइब्रेरी का नाम है रिएक्ट रिडक्स, ये सिर्फ रिडक्स था। और दूसरी लाइब्रेरी का नाम क्या है, रिएक्ट रिडक्स। ये किस लिए, रिएक्ट और रिडक्स को आपस में लिंक करने के लिए, ताकि वो आपस में बातचीत कर सकें। सो दिस इज अगेन, इसका पेज बिल्कुल सिमिलर लगेगा, लेकिन इधर लिखा हुआ है रिएक्ट रिडक्स और इधर लिखा हुआ है रिडक्स। So you have to make a difference. Redux for handling in global state और React Redux for connecting our React application with the Redux application. So इसको भी getting started में जाएं as usual। यहाँ पे जाके आपने करना है, इसको नहीं करना, ये बता रहा है क्रिएट अ रिएक्ट रिडक्स ऐप। आपने क्रिएट अ रिडक्स रिएक्ट ऐप नहीं करनी, क्योंकि हम ऑलरेडी रिएक्ट की ऐप क्रिएट कर चुके हैं। तो आप क्या कहेंगे, एन एग्जिस्टिंग रिएक्ट ऐप। हम तो रिएक्ट ऐप पहले क्रिएट कर चुके हैं ना, तो हम इस पे जाएंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, so let's go ahead, copy it and paste it in here.
ओके डन। अब हमारे पास ये दोनों लाइब्रेरीज आ चुकी हैं। जस्ट टू मेक श्योर आप यहाँ पे जाएं डिपेंडेंसी पैकेज जेसन में और चेक करें कि आपके पास रिएक्ट रिडक्स भी इंस्टॉल हो चुकी है और टूल किट भी इंस्टॉल हो चुकी है। एंड दीज आर द टू थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। अब आप वापस आए। अब आपको करना क्या है? अब आपको पहले रिडक्स समझना है, ठीक है, और फिर हम कनेक्शन वाला काम करें। तो रिडक्स काम कैसे करती है? रिडक्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में एक बड़ी जबरदस्त डायग्राम है। इफ आई कुड शो यू दैट डायग्राम, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है चीजों को। सिर्फ एक डायग्राम से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आई और विल। ये रिएक्ट रिडक्स ओपन की है। सॉरी। आपने रिएक्ट रिडक्स ओपन किया हो। ओके 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 ओके, यस यू आर राइट, थैंक यू फॉर द करेक्शन। तो एक डायग्राम है, वो एक ये है। ये तो बड़ा ओवरव्यू देती है, जेनेरिक ओवरव्यू देती है। एक और डायग्राम है जो इसकी डिटेल डायग्राम है, दिस इज। अगर आप इस डायग्राम को समझ गए तो आपको पूरी रिडक्स में जरा बराबर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बेसिकली हमने इस डायग्राम को समझना है और ये डायग्राम इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। तो अब जरा सीट बेल्ट बांध के जरा होशियार होकर बैठिएगा। आज का लेक्चर रिडक्स की पूरी फिलॉसफी समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी का जो आपसे ऑनवर्ड एक्सप्लेनेशन है, जो आपकी पूरी रिडक्स है ना, वो काम करती है इन तीन कंपोनेंट्स या तीन एलिमेंट्स कह लें, रिडक्स के एलिमेंट्स कह लें। पहली चीज है जी स्टेट। आपको पता है स्टेट क्या होती है? स्टेट आप किसको बोलते हैं? डाटा को बोलते हैं। किसी वेरिएबल में जो आप डाटा स्टोर करते हैं उसको रिएक्ट में आप क्या बोल रहे होते हैं? स्टेट बोल रहे होते हैं। ये स्टेट डिस्प्ले कहां करवाते हैं आप? व्यू पे, यूआई पे। कहां डिस्प्ले करवाते हैं? यूआई पे डिस्प्ले कराते हैं। तो ये एरो समझ आ गया आपको? सिर्फ ये वाला कि आपके पास एक स्टेट है और आपने उसे डिस्प्ले करा दिया कहां पे? व्यू पे। मैं इसकी मिसाल यहां से दूं कि आपके पास एक स्टेट है, कोई भी स्टेट है, ए बी सी एक्स वाई जी, एनीथिंग। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मेरे पास, मैं चूंकि इस वक्त सबसे ज्यादा काम कॉन्टैक्ट में कर रहा हूं, तो मेरे पास बिल फर्स ये एक स्टेट है कॉन्टैक्ट्स की। और ये कॉन्टैक्ट की स्टेट में कहां डिस्प्ले कर रहा हूं? आई एम डिस्प्लेइंग इट इनटू द यूआई। कॉन्टैक्ट की अरे पे मैप लगाया, उसमें से एक एक ऑब्जेक्ट निकाला और उसे यूआई पे शो करा दिया। दैट्स व्हाट दिस डायग्राम इज टॉकिंग अबाउट। तो दिस इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी हैव। वी हैव अ स्टेट एंड वी आर डिस्प्लेइंग इट इनटू द यूआई। अगला काम क्या है कि वी हैव टू परफॉर्म सम एक्शन। यानी हम स्टेट पे क्या करें? कोई एक्शन परफॉर्म करें। वो एक्शन जाके क्या करे? स्टेट को अपडेट कर दे और फिर अपडेटेड स्टेट दोबारा किधर डिस्प्ले कर दे। एंड दैट्स व्हाट वी हैव ऑलरेडी बीन डूइंग। इवन हमने जो वैलिडेशन से पहले काम किया था, हम यही करते थे ना। जो ही स्टेट में कोई चेंज करते थे, यूआई पे फौरन रिफ्लेक्ट होती थी या नहीं होती थी? मेरे साथ है ना इस बात पे? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये तो डायग्राम समझ गए। बहुत सिंपल है कि मेरे पास स्टेट है, मैंने स्टेट को यूआई पे डिस्प्ले किया, फिर यूआई पर ही, यानी ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें, सबमिट पे क्लिक करें, सबमिट के बटन पे क्लिक करते थे ना, तभी स्टेट अपडेट होती। तो सबमिट के बटन पे क्लिक करने पे आपने कोई एक्शन डिस्पैच किया। क्या किया? लफ्ज में जो इस्तेमाल करो ना, डिस्पैच का, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्पैच का मतलब है भेजना। ठीक है, मैंने एक लेटर डिस्पैच कर दिया अपने दोस्त को। गॉट इट? तो डिस्पैच का मतलब क्या होता है? तो मेरे पास स्टेट है, स्टेट मैंने व्यू पे डिस्प्ले कराई और व्यू पे ही कोई बटन था, कोई क्लिक था, कोई माउस ओवर था, कुछ भी था, मैंने उस पर क्लिक किया, एक एक्शन डिस्पैच हुआ। वो एक्शन जाके क्या करेगा? स्टेट को अपडेट करेगा और फिर अपडेटेड स्टेट खुद ब खुद कहां रिफ्लेक्ट होगी? यूआई पे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये अब तक जो काम हो रहा था, ये एक कंपोनेंट में हो रहा था, विद इन द लोकल स्टेट हो रहा था। अब हमने इसको क्या करना है? ग्लोबल करना है। और वो भी किसके साथ होगा? रिडक्स के साथ होगा। तो अब इसी डायग्राम को खोल लूंगा मैं। यानी जो निचली डायग्राम आपको दिखाई है ना, वो यही डायग्राम है, लेकिन इसी डायग्राम के अंदर झांका गया है, इसकी एनाटॉमी डिस्कस की गई है। तो अगर ये समझ आ गई है तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ठीक होगी? ये यूआई है। यूआई को हमने क्या बोला था अभी ऊपर वाले डायग्राम में? व्यू। ये एक्शन डिस्पैच हो रहा है और ऊपर हमने क्या देखा है ना? एक्शन।
और एक्शन डिस्पैच होके किसको अपडेट कर रहा है? स्टेट को। स्टेट अपडेट होके कहां डिस्प्ले हो रही है? दोबारा यूआई पे। तो ये वही 3 स्टेप्स है ना। अब यूआई तो आपको समझ में आ गया कि ये यूआई है जी, दिस इज द यूआई, दैट्स इट, स्ट्रेट अवे। सपोज करें कि आपके पास यूआई में एक बटन है, नथिंग एल्स। बल्कि एक और काम करते हैं हम ना, अबाउट के कंपोनेंट में आके एक सिंपल सा बटन शो करते हैं और एक सिंपल सी काउंटर एप्लीकेशन बना देते हैं। प्रैक्टिकली देख के आपको समझ आ जाएगा यार क्या मतलब एक्शन डिस्पैच होने का और क्या मतलब है। ठीक है, सो लेट्स फॉरगेट द कॉन्टेक्ट फॉर नाउ, विल बी कमिंग बैक टू द कॉन्टेक्ट एज वेल, लेकिन पहले लेट्स हैव अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। लेट्स गो टू द अबाउट पेज और इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक बटन बना लेते हैं, बटन, और इसको कह दीजिए ऐड, और इसको हम जरा कंटेनर में रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सेंटर में शो हो। अब यहां पे इसी के नीचे बिल्कुल एन में एक हेडिंग लिख देता हूं और इसमें लिख देता हूं 0। अब मैं करना क्या चाहूंगा? मैं चाहूंगा मैं इस ऐड पे क्लिक करूं तो ये 0 क्या हो जाए? 1 हो जाए, लेकिन यूज स्टेट के साथ नहीं। यूज स्टेट वाला काम तो हमने कर लिया ना। अब किसके साथ? ये सारा काम किसके साथ हो? रिडक्स के साथ। ये इंतहाई सिंपल एग्जांपल होगी, लेकिन आपको 100% रिडक्स का फ्लो समझ आ जाएगा। अच्छा, अब जरा देखिएगा इस डायग्राम को। मैंने यूआई तैयार कर ली। अच्छा, अगर मैं इसी की कॉपी करूं, उसने कहा जी 2 बटन बनाए, एक डिपॉजिट का और एक, तो 2 बना लेते हैं ताकि हमारी जो एक्चुअल काम है वो बिल्कुल इससे मैच हो जाए। लेट्स सी। तो इसने कहा जी ठीक है जी, हमने कहा उसको फॉलो करते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, डिपॉजिट, और एक दूसरा बटन भी बना लें जिसको हम क्या कह लें? विदड्रॉ। ओह सॉरी, इसको नहीं रिफ्रेश करना था, इसको रिफ्रेश करना था। तो एक हो गया डिपॉजिट, एक हो गया, ये हमारी बन गई यूआई। ये वाला सेक्शन हमने बना लिया जी, ये वाला सेक्शन। और यूआई में इनिशियली कितना है? $0। हम ये भी कर लेते हैं जी, इसको हम कर देते हैं जी, दिस इज गोइंग टू बी द $0। तो हमने ये वाली सारी लेयर बना ली। अब उसने कहा है इंपॉर्टेंट काम कि अब जरा इन दोनों कामों को मैं देखूंगा, बाकी डायग्राम को छोड़ जाए, जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना सिर्फ उसको देखें। उसने कहा जी ठीक है, ये यूआई मेरी बन गई, आपने देख भी ली मेरी यूआई बन गई। उसमें एक बटन है डिपॉजिट का, एक बटन है विदड्रॉ का, और एक है जहां पे वो बैलेंस शो होगा लेकिन वो अभी 0 है। अब उसने कहा कि यहां से क्या करो, एक क्लिक इवेंट परफॉर्म करो। अच्छा, ये कोई भी इवेंट हो सकता है, हम फिलहाल क्या करेंगे? क्लिक इवेंट परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? तो मेरे पास बटन बना हुआ है ना, तो इस बटन को मैं क्या करूंगा? ऑन CLIC क्लिक, और एक फंक्शन बना लेता हूं HAN, या अभी फंक्शन बना बनाता नहीं हूं, एक खाली फंक्शन लिख देता हूं ताकि मुझे एरर ना आए। ठीक, और जाहिर है, अब जाहिर है इस पे भी क्लिक है और इस पे भी क्लिक है, तो दोनों पे मैं क्या कर देता हूं? यहां पे, यहां पे, यहां पे करता हूं। तो अब जरा देखें, मैं यहां तक हो गया हूं। उसने क्या कहा जी, स्टेप 1 क्या होगा कि यहां से यूआई से एक बटन पे क्लिक हुआ और क्लिक इवेंट गया। मैंने उस इवेंट को क्या करना है? हैंडल करना है। और हैंडल हम कैसे करते हैं? क्लिक इवेंट के अंदर जो मैंने फंक्शन लिखा है, अभी खाली फंक्शन लिखा है, उसको फिल करूंगा। ये इवेंट हैंडलर फंक्शन, बेसिकली आपका ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, ये क्या है? हैंडलर फंक्शन है, क्योंकि जब इवेंट क्लिक परफॉर्म हो रहा है तो यही फंक्शन चलता है ना, तो इसका मतलब उस क्लिक को हैंडल कौन करता है? ये वाला फंक्शन। तो ये क्या है? हैंडलर फंक्शन। रिडक्स मुझे कहता है कि आपने हैंडलर फंक्शन के अंदर क्या करना है? कुछ डिस्पैच करना है। क्या करना है? कुछ डिस्पैच करना है। तो वो कुछ क्या है जिसको डिस्पैच करना है? लेट्स सी। वो जो डिस्पैच होगा वो क्या होगा? एक्शन होगा। ऊपर वाली डायग्राम का तीसरा फेज आ गया ना। वो जो एक्शन होगा, यानी मैंने क्लिक किया, क्लिक के बाद एक इवेंट हैंडलर फंक्शन लिख लिया। अभी तक सिंपल है, ये काम हम पहले से करते आ रहे हैं, आज सिर्फ नाम चेंज हुए। हैंडलर फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है? एक एक चीज डिस्पैच करनी है, एक चीज भेजनी है। कौन सी? एक्शन। अच्छा, वो एक्शन क्या होता है? वो एक ऑब्जेक्ट होता है। आपको पता है करली ब्रैकेट में हम प्रॉपर्टीज में क्या लिखते हैं? एक्शन क्या होता है?
ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज हैं? टाइप और पेलोड। एक्शन में कितनी प्रॉपर्टीज है? ये नजर आ रहा है ना, टाइप, डिपॉजिट, पेलोड, 10। बस इतनी बात याद रखिए कि व्हाट डज एक्शन कंसिस्ट ऑफ। एक्शन इज एन ऑब्जेक्ट। एक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? ये हमेशा ऐसे ही होगा। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? दो प्रॉपर्टीज, एक टाइप और दूसरी पेलोड। ये भी समझ आ गई है? अभी ये तो समझाया नहीं ना पेलोड क्या होता है, बस होता है। ये जब पेलोड पे आऊंगा तो समझाऊंगा। ऑब्जेक्ट यानी सिर्फ आप अभी एक्शन को समझे, उसके अंदर ये समझे कि या ये चीज, अब मैं कहूं जी कि ये मेरे पास पिस्तौल की गोली है और इसके अंदर बारूद होता है, आप सवाल ये नहीं करेंगे फिलहाल कि जी बारूद क्या होता है। भाई बारूद होता है बस, ठीक है, नहीं तो मस्ती हो जाएगी फिर आगे। तो पेलोड बड़ी डिटेल से जिक्र करूंगा क्या है, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें फिर मिक्स होने का खदशा है। तो हमने एक चीज डिस्पैच करनी है, और उस डिस्पैच क्या करना है? एक्शन करना है। और एक्शन क्या चीज होती है? एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? दो चीजें हैं, एक टाइप और एक पेलोड। अब ये डिस्पैच होके जाता किधर है? ठीक, तो अब जरा यहां तक हमारी बात हो गई कंप्लीट, यानी यहां तक हमारी बात हो गई कंप्लीट कि ये क्या है जी? यूआई है जी, बना लीजिए, ठीक है। ये क्या है जी? हमने डिस्पैच कर, यानी इवेंट हैंडलर के अंदर से एक चीज डिस्पैच करनी है, वो क्या होगी? एक्शन होगा। एक्शन क्या है जी? एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट में क्या होगा जी? टाइप और पेलोड होगा जी। अब वो एक्शन जाए किधर? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट एज वेल। अब हम जरा इसको हटके जरा बॉर्डर के इस साइड पे आते हैं। तो याद रखिएगा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बिलफर्ज ये हमारी रिएक्ट ऐप है ना, जिसमें सारे कंपोनेंट्स बने पड़े हैं। तो हमने रिएक्ट की, हमें अपनी स्टेट को, यानी ग्लोबल स्टेट को इस ऐप से सेपरेट बना लेना है, एक अलग जगह पे बना लेना है, ताकि जब भी हमारी ऐप को डाटा की जरूरत पड़े वो किससे रिक्वेस्ट करे? स्टेट से। और जब डाटा अपडेट करने की जरूरत पड़े तो तब भी किसको जाके अपडेट करे? तो व्हाट डज दिस रिडक्स कंसिस्ट ऑफ? तो अभी तक तो ये वाला जितना काम है इसमें रिडक्स का कोई इतना खास अमल दखल नहीं है, लेकिन ये वाला जो काम है ना, ये रिडक्स का पार्ट। रिडक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होता है स्टोर। क्या होता है? आपने किसी दुकान पे देखा होगा, दुकान पे जो माल उन्होंने डिस्प्ले किया होता है वो कम होता है, असल में वो माल कहां पड़ा होता है? उनके स्टोर में या गोदाम में। गोदाम को स्टोर बोल लें। तो आप ये फिलॉसफी ज़हन में रख सकते हैं कि स्टोर इज समथिंग वेयर ऑल द डेटा एंड स्टेट्स ऑफ एन एप्लीकेशन आर स्टोर्ड। स्टेट स्टोर वो जगह है जहां पे हमारी एप्लीकेशन का सारा डाटा रिजाइड करता है। समझ आ गई ये बात? कैसे रिजाइड करता है, स्टोर बनाएंगे कैसे, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस राइट नाउ, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। लेकिन आप इतना याद रख लें कि स्टोर एक ऐसी जगह है रिडक्स में जहां पे पूरी एप्लीकेशन का डाटा रिजाइड करता है। ठीक होगी ये बात? तो अब स्टोर के अंदर भी एक और चीज होती है, रिड्यूसर। क्या होता है? रिड्यूसर। तो बेसिकली रिड्यूसर यूं समझें कि स्टोर के अंदर कोई ना कोई मैनेजर भी होता है ना, जो देखभाल कर रहा होता है कि स्टोर के अंदर क्या होना है, कौन सा सौदा आ रहा है और कौन सा। तो ये रिड्यूसर को ये समझे कि ये बेसिकली उसके अंदर क्या बैठा हुआ है? एक मैनेजर बैठा हुआ है। तो जो भी एक्शन आएगा उस एक्शन को कौन रिसीव करेगा? रिड्यूसर। रिड्यूसर किसके अंदर बैठा हुआ है? दैट्स इट। समझ आ गई बात? अब जरा मैं स्टोर बनाता हूं और उस स्टोर के अंदर किसको बिठाता हूं? मैनेजर साहब को, विच इज रिड्यूसर। फिर अगली बात वापस इस डायग्राम पे आऊंगा। ठीक है जी? तो इसका मतलब है कि रिडक्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए यूआई के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? स्टोर। और स्टोर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? रिड्यूसर। तो हमें दो चीजें बनानी है, रिड्यूसर और स्टोर। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो भाई परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सोर्स के अंदर जाएं और एक नया फोल्डर बना लें। नाम भी बनाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन फोल्डर बनाए तो जरा अच्छी मैनेजमेंट हो जाएगी। इसको आप कह दें जी, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्स, क्योंकि हम रिडक्स की सारी लॉजिक इस फोल्डर के अंदर लिखेंगे और फिर इसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ? अपनी रिएक्ट की ऐप के साथ। इस रिडक्स के अंदर जाके सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है? स्टोर डॉट जेएस। सिंपल एक फाइल है, ये स्टोर बन गया आपका। मुश्किल है?
अब स्टोर के अंदर आप इंपोर्ट करें एक बिल्ट इन फंक्शन विच इज कॉल्ड एज क्रिएट स्टोर। दे दे भाई। और अगर आपको ये प्रॉब्लम लगे, आप सिंपल उसकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, क्योंकि ये चीज जो है गेटिंग स्टार्टेड में जाएं और स्टेप 1 में जाएं, और ये आपको कहेगा इट्स नॉट कॉन्फ़िगर स्टोर रादर इट्स क्रिएट स्टोर, ये क्रिएट स्टोर। तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप यहां से एक बिल्ट इन फंक्शन लेंगे विच इज क्रिएट स्टोर। अब आप ये हुजैफा ने एक सवाल पूछा था कि ये आरटीके क्या बला है, तो मैंने उसके जवाब में कहा था जी कि पहले सिर्फ क्या था, रिडक्स स्कोर। क्या था? रिडक्स स्कोर। फिर उनको फील हुआ यार रिडक्स स्कोर में लोगों को बहुत सारा काम खुद मैनुअली करना पड़ रहा है, तो हम क्यों ना रिडक्स स्कोर में थोड़ी बहुत अपनी मजीद फंक्शनैलिटीज ऐड करके उनको दे दें ताकि उनको सारा काम खुद। तो उन्होंने क्रिएट स्टोर यानी था पहले, अब ये क्रिएट स्टोर को अपडेट करके उन्होंने कुछ और कर दिए। तो ये जो अब मैंने क्रिएट स्टोर लिखा ना, तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू आ गया। और स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या है, ये बता रहा है कि क्रिएट स्टोर इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड। और ये तो खैर कह रहा है कि इसको यूज करें। अगली बात जो बता रहा है ना, क्रिएट स्टोर इज डेप्रिकेटेड। अच्छा, ये अक्सर जब आप किसी फंक्शन में ऐसा लफ्ज लिखते हैं ना कि डेप्रिकेटेड, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले यूज होता था, अब नहीं यूज होता भाई, ये पुराना हो चुका है और अब आप भी इसे यूज ना करें, मेहरबानी करें, अपडेटेड काम यूज करें। समझ आई बात? तो ये किसका पार्ट था? रिडक्स कोर का। हम किसको यूज कर रहे हैं? रिडक्स टूल किट को। तो इसलिए अब हम ये काम नहीं करेंगे, बल्कि अब हम ये वाला काम करेंगे विच इज ऑब्वियसली दिस वन। तो खैर, सबसे पहला काम जो आपको करना है ना, वो क्या बनाना है? स्टोर बनाना है। क्या बनाना है? क्योंकि अभी मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है रिडक्स स्टेट में? स्टोर। तो स्टोर बनाने के लिए आपको कौन सा फंक्शन चाहिए? कॉन्फ़िगर स्टोर। और ये बिल्ट इन है किसके अंदर? रिडक्स टूल के अंदर। दैट्स इट, सिंपल। ठीक। अब अगली बारी क्या करना है, आप बेशक इस डायग्राम का सहारा जाहिर है अब ऑब्वियसली लेना पड़ेगा आपको, उसके अलावा तो चारा ही नहीं है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगर स्टोर में, यानी यहां पे से आप कॉल करेंगे। आपको पता है जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उसे कॉल, फंक्शन इंपोर्ट करते हैं तो उसे कॉल ही करना होता है। हमने कॉल कर लिया, और इस फंक्शन को आप एक वेरिएबल में स्टोर कर दें, और इस वेरिएबल को नाम क्या दे दें आप? स्टोर का नाम दे दें। ये हमारा स्टोर बन गया बस। अब इस स्टोर में कुछ पैरामीटर्स यानी वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेता है ये बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये चीजें हमें कहां से पता लगती हैं? जाहिर है जिसने लाइब्रेरी लिखी है उसी ने हमें बताया यार कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है और उसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर सकते हो। तो मैं यहीं से हेल्प लेता हूं डॉक्यूमेंटेशन से, कि इसके अंदर एक ये क्या लेता है? एक ऑब्जेक्ट लेता है, और उस ऑब्जेक्ट में भी क्या लेता है? एक रिड्यूसर नाम की की लेता है। क्या लेता है? और इसके अंदर हमें क्या पास करना है? एक रिड्यूसर पास करना है। क्या पास करना है? अब हमारा स्टोर बन गया। लेकिन मैंने आपको यहां डायग्राम में दिखाया कि हमें बेसिकली स्टोर तो बना दिया, लेकिन स्टोर के साथ स्टोर के अंदर क्या चाहिए? रिड्यूसर चाहिए ना। तो स्टोर तो रिडक्स हमें फंक्शन देता है कॉन्फ़िगर स्टोर, तो ये हमें स्टोर बना देता है, लेकिन स्टोर के अंदर एक मैनेजर साहब भी हायर करके बिठाने हैं ताकि वो नजर रख सके आने वाला कौन है और जाने वाला कौन है, क्या चीज ला रहा है और क्या चीज लेके। तो इसलिए ये रिड्यूसर पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा और फिर यहां हम पास करेंगे, तब तक ये एरर देता रहेगा। ये कह रहा है यार कि आपने की दी है उसका वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट में तो की वैल्यू दोनों देनी होती है ना। तो वैल्यू में क्या आएगा? रिड्यूसर आएगा। तो रिड्यूसर अभी तक हमने नहीं बनाया, यूं समझे अभी तक हायर ही नहीं हुआ। तो अब हम जाके क्या करेंगे? एक रिड्यूसर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक रिड्यूसर बनाएंगे। तो वो रिड्यूसर कैसे बनेगा? आई एम स्ट्रेट अवे गोइंग टू एक्चुअली डू इट विद दिस वन, जो कि उन्होंने एग्जांपल दिया, बड़ी सिंपल है, लेकिन उन्होंने सारा कुछ एक ही फाइल में किया हुआ, तो दैट माइट कंफ्यूज यू। तो मैं इसलिए यहां से उठा उठा के ना अलग अलग से आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूं इनसाइड द रिडक्स, और इसको नाम दे देता हूं फॉर एग्जांपल, कुछ भी दे सकता हूं,
तो अभी तक जो मैंने यूआई में 2 बटन्स बनाए ना, उस 2 बटन से क्या लग रहा है आपको कि वो डिपॉजिट और विथड्रॉ, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है ना, तो आप इस रिड्यूसर को नाम दे दें, कुछ भी दे दें, बैंक रिड्यूसर दे दें या डिपॉजिट रिड्यूसर, डिपॉजिट। ये नाम इसलिए जरूरी होता है कि आपके एक ही एप्लीकेशन में बहुत सारे रिड्यूसर हो सकते हैं। यानी क्या, अगर स्टोर बहुत बड़ा होगा तो एक मैनेजर हैंडल कर लेगा, 4 मैनेजर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, और अगर बहुत बड़ा होता है तो बहुत सारे, तो रिड्यूसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जो जिस फंक्शनैलिटी के लिए रिड्यूसर लिख रहे हैं ना, अभी तक हम किस लिए लिख रहे हैं, सिर्फ डिपॉजिट और विथड्रॉ के लिए, तो नाम उसी मुनासिबत से रखें। वैसे कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्जी नाम रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी मुनासिबत से रखेंगे तो आपको खुद बाद में उसे याद रखने में आसानी होगी। तो मैंने कहा जी डिपॉजिट रिड्यूसर डॉट जेएस। अब मुझे रिड्यूसर बनाना है, तो जाहिर है रिड्यूसर मैं खुद तो नहीं बनाऊंगा, मैं लाइब्रेरी को यूज कर रहा हूं, तो मुझे लाइब्रेरी ही की गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। तो जैसे ये एक फंक्शन मैंने इंपोर्ट किया है ना, इसी तरह एक और फंक्शन है, वो क्या है, क्रिएट स्लाइस। अच्छा, ये स्लाइस क्या है, ये स्लाइस का बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है, इसको थोड़ी देर में मैं जवाब देता हूं। तो जिस तरह मैंने वो पीछे दूसरी फाइल में, स्टोर की फाइल में कॉन्फ़िगर स्टोर का फंक्शन कॉल किया है, वैसे ही ये फंक्शन कॉल करूंगा, क्या, क्रिएट स्लाइस। अच्छा, ये स्लाइस क्या होता है, वैसे अपनी कॉन्सेप्चुअली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लें। आपकी एक एप्लीकेशन है ना, तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज होती हैं। जैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसमें एक फंक्शनैलिटी क्या है, यूजर की मैनेजमेंट करना। दूसरी फंक्शनैलिटी क्या है, यानी यूजर का लॉग इन, साइन इन और बाकी मामला, ये सारे, ये एक फंक्शनैलिटी होगी। दूसरी फंक्शनैलिटी की है ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर को लिस्ट करना, ऑर्डर क्रिएट करना, अपडेट करना, स्टेटस चेंज करना, ये एक फंक्शनैलिटी है ना, इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी है। तीसरी फंक्शनैलिटी क्या हो गई आपकी, आपने कार्ट मैनेजमेंट करना, ऐड टू कार्ट करना, डिलीट फ्रॉम कार्ट करना। ये इस तरह अगर कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन देखें तो उसमें इस तरह की बहुत सारी फंक्शनैलिटीज इकट्ठी होकर एक पूरी एप्लीकेशन बनती है। तो जो एक फीचर है ना, इन फंक्शनैलिटीज को मैं क्या देता हूँ, एक फीचर। ई कॉमर्स ऐप में यूजर का फीचर है, एक प्रोडक्ट लिस्टिंग का फीचर है, एक ऑर्डर मैनेजमेंट का फीचर है, एक कार्ट मैनेजमेंट का फीचर है। तो ये सारे फीचर्स मिलकर एक पूरी एप्लीकेशन बनाते हैं। उन फीचर्स को यहाँ क्या नाम दे दें आप, एक स्लाइस का नाम। यानी एक स्लाइस का मतलब क्या है, एक फीचर। एक स्लाइस का मतलब क्या है, एक, तो हम क्या बना रहे होंगे, एक स्लाइस बना रहे होंगे, और यही स्लाइस हमें रिड्यूसर रिटर्न करेगा। समझ आ गई ये बात। अच्छा, पहले रिडक्स कोर में इसका नाम ही रिड्यूसर होता था, इसलिए वो डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, रिड्यूसर। तो उस रिड्यूसर की इंप्लीमेंटेशन आप किसके जरिए करेंगे, स्लाइस के जरिए करेंगे। समझ आ गई ये बात। तो अगर ये समझ नहीं भी आए तो आप ये कह लें यार कि ये चीजें तो मैंडेटरी हैं, इनके बगैर रिडक्स का सेटअप होता ही नहीं है। पहले आपको क्या बनाना है, स्टोर, किस फंक्शन के साथ, कॉन्फ़िगर स्टोर। दूसरे नंबर पे आपको क्या बनाना है, स्लाइस, किस फंक्शन के साथ, और स्लाइस ही आपको रिड्यूसर रिटर्न करेगा। आगे चल के बताता हूं। समझ आ गई बात। बिल्कुल इसी तरह आप इसको भी एक वेरिएबल में सेव कर लें, उस वेरिएबल को कोई भी नाम दे दें। तो मैं इसको नाम यही दूंगा, डिपॉजिट रिड्यूसर, ताकि नामों की कंसिस्टेंसी रहे। आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप यहां पे देखें तो उसने क्या दिया हुआ है, काउंटर स्लाइस, बल्कि रिड्यूसर के बजाय इसे नाम क्या दे दें, रिड्यूसर स्लाइस, तो बेहतर है, क्योंकि ये स्लाइस रिटर्न कर रहा है ना, आप इसी फंक्शन के नेम से। मैं बार बार डॉक्यूमेंटेशन को इसलिए देख रहा हूं कि मैं कंसिस्टेंट रहूं, और ऑब्वियसली आप भी ये रिडक्स डॉक्यूमेंटेशन को देख ही कर ही करेंगे, क्योंकि आपको याद होने तक तो ये कम से कम 5-6 दफा आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो फिर आपको जाके कई फंक्शन याद होंगे। इनका फ्लो समझना बड़ा जरूरी है। अब जैसे कॉन्फ़िगर स्टोर का एक बिल्ट इन फंक्शन था, और वो क्या ले रहा था, एक ऑब्जेक्ट। डिपॉजिट रिड्यूसर भी क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज लेता है ये, नेम, इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर्स। मैंने कहा था ना, क्रिएट स्लाइस हमें क्या देगा, बेसिकली रिड्यूसर्स भी देगा। तो 3 प्रॉपर्टीज लेता है क्रिएट स्लाइस, नेम, इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर्स। तो लेट्स सपोज मैं इसे देता हूं जी नेम, दूसरे नंबर पे इनिशियल स्टेट, और तीसरे नंबर पे रिड्यूसर्स। फिलहाल मैंने वैसे इनको एम्प्टी वैल्यूज दे दी, जस्ट ये बताने के लिए कि ये 3, यानी क्रिएट स्लाइस एक बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट लेता है। उस ऑब्जेक्ट में कम से कम 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। कम से कम कितनी होती हैं,
एक नेम इसे कह दें जी आप डिपॉजिट। अगेन ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रिड्यूसर्स हो सकते हैं, तो आप हर एक रिड्यूसर को डिफरेंट नेम देंगे ताकि आपको खुद भी पहचान हो सके कि फ्यूचर में क्या नेम किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या नाम दिया है जी? इंक्रीमेंट, क्योंकि ये वैल्यू इन्होंने काउंटर की एग्जांपल दी है, काउंटर इंक्रीमेंट, काउंटर डिक्रीमेंट, तो हमने अपने नाम अपने हिसाब से वो नाम दिया है। इन्होंने ये काउंटर नाम दिया हुआ, तो हम इसे बैंक दे दें या डिपॉजिट दे दें, क्योंकि अब डिपॉजिट सिर्फ डिपॉजिट नहीं हो रहा, हमारे केस में डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों हो रहे हैं, तो हम क्या देते हैं? इसको बैंक दे देते हैं। नेम के बाद है जी इनिशियल स्टेट। अच्छा, इनिशियल स्टेट में आपकी जो वैल्यू है वो किस नेचर की है? वैल्यू का मतलब यहां पे क्या शो होगा? सिर्फ एक नंबर। यानी अगर आपने विड्रॉ करना है या डिपॉजिट करना है तो क्या करना है? एक नंबर ही है ना। या वो एग्जिस्टिंग अमाउंट में ऐड करना है या वो एग्जिस्टिंग अमाउंट से रिमूव करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों केसेस में होगा क्या? नंबर ही होगा। तो स्टेट का मतलब यह है कि आपकी वो स्टेट किस चीज पर मुश्तमिल है। तो मैं यहां पे कह देता हूं जी कि वैल्यू जीरो। तो इस वैल्यू जीरो का मतलब है कि मेरी इनिशियल स्टेट क्या है, जो कि मैं यहां पे प्रिंट करवाऊंगा। अगर आपकी इनिशियल स्टेट कार्ट का केस है तो यहां वो अरे बन जाएगी। इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, इनिशियल स्टेट अरे भी हो सकती है, वो बिल्कुल जैसे हमारी लोकल स्टेट की जो मर्जी शक्ल हो जाए ना, इसकी भी जो मर्जी शक्ल बना ले आप। ठीक। तो इनिशियल स्टेट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर आप नेस्ट कर सकते हैं जो मर्जी, स्ट्रिंग कर लें, ऑब्जेक्ट कर लें, अरे कर लें, वगैरह वगैरह वगैरह। ये भी बात समझ आ गई है? आखिरी बात, रिड्यूसर्स में क्या कहता है? रिड्यूसर्स में ये कहता है जी कि आप एक ऑब्जेक्ट ले लें, मैंने ले लिया एक ऑब्जेक्ट, और आपने जितने एक्शंस परफॉर्म करने, आई रिपीट, क्या? जितने एक्शंस परफॉर्म करने हैं वो डिफाइन कर दें। तो मैंने कितने एक्शंस परफॉर्म करने हैं? डिपॉजिट और दो एक्शंस परफॉर्म करने ना, तो ये आप दो कहां लिखेंगे? रिड्यूसर के अंदर। पहले मैं कर देता हूं जी डिपॉजिट, और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन, और दूसरा आप क्या कह सकते हैं? विद ड्रॉ, और इसके अंदर भी एक कॉल बैक। आपने यहां कुछ 6 एक्शन परफॉर्म करने हैं, 7 करने हैं, 1000 करने हैं, वो सारे एक्शन आप कहां लिखेंगे? रिड्यूसर्स के अंदर। समझ आ गई बात? तो ये हमारी, अच्छा अंदर क्या करना है ये बात तो एक वक्री चीज है, अभी हम इसके अंदर आएंगे डिफाइन करने के लिए। वो आप अगर फौरन चाहिए तो यहां से देख भी सकते हैं, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ ये रिड्यूसर वाला काम हमारा सेटअप हो चुका है, यानी क्रिएट स्लाइस के अंदर हमें इनिशियल स्टेट देनी है, नेम देना है, और जितने एक्शंस परफॉर्म करने हैं वो रिड्यूसर के अंदर देने हैं। अब हमें ये क्यों बनाया हमने? क्योंकि स्टोर की लिमिटेशन थी कि मुझे क्या चाहिए? रिड्यूसर चाहिए। तो रिड्यूसर किससे बनना था? स्लाइस आरटीके में। उसके लिए क्या यूटिलिटी थी? टूल कौन सा था? क्रिएट स्लाइस के नाम से। समझ आ गई बात? तो अब मुझे इसे यहां से एक्सपोर्ट करना है, तभी तो मैं इसे यहां यूज कर सकूंगा ना। अच्छा, एक्सपोर्ट क्या करना है? यहां पे देखें, वो ये कह रहा है कि आपने किस किस को एक्सपोर्ट करना है? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन। यानी ये जो काउंटर्स, ये पूरा का पूरा फंक्शन कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ये खुद बता रहा है रिडक्स कि हमेशा काउंटर स्लाइस आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और उस ऑब्जेक्ट जो ये रिटर्न करेगा उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी, किस नाम से? एक्शंस के। समझ आ गई बात? तो मैं ये कहता हूं यार कि जो भी मुझे यहां से रिटर्न होगा, इसके अंदर एक एक्शंस नाम की प्रॉपर्टी होगी, और ये हमेशा से होगी। अब ये जो एक्शन है ना, ये भी हमें, यानी ये भी हमें क्या रिटर्न करेगा? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये भी हमें क्या रिटर्न करेगा? एक, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीज आपने यहां लिखी होगी वो आपको मिलेगी। यानी अगर लेट्स सपोज डिपॉजिट स्लाइस डॉट एक्शंस एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होती है ना, की वैल्यू पेयर में। तो ये एक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है? जितने आपने रिड्यूसर लिखे होते हैं वो। तो यहां कितने रिड्यूसर लिखे हैं? डिपॉजिट और,
तो ये आपको यही डीस्ट्रक्चर करके देगा। लेफ्ट साइड पे डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है ना, समझ आ गई बात? क्योंकि ये हमें एक्सपोर्ट करने हैं ताकि हम इन्हें कहीं और यूज कर सके। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिपॉजिट एंड विदड्रॉ। समझ आ गई बात? अब आगे जाएं, और आगे जाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर लें अपने स्टोर के अंदर। तो इसने देखें काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, काउंटर स्लाइस ये लिखा हुआ है, और इस काउंटर स्लाइस के अंदर से क्या निकाला है उसने, रिड्यूसर निकाला है। तो ये काम वो एक ही फाइल में कर रहा है, हमने वक्रे अलग अलग फाइल में करना है। तो मैं यहां पे जाऊंगा, और यहां पे जाने के बाद मैं उसे कहूंगा जी इंपोर्ट, मेरा नाम क्या है, डिपॉजिट और नाम में भी इसको क्या दे देता हूं, स्लाइस दे देता हूं। तो इसका मतलब है कि ये जो डिपॉजिट रिड्यूसर है, ये डिपॉजिट रिड्यूसर किसका नाम है, फाइल का नाम है ना। तो मैं इस डिपॉजिट रिड्यूसर से कोई चीज इंपोर्ट कर रहा हूं और उसको क्या नाम दे रहा हूं, डिपॉजिट स्लाइस। और इस डिपॉजिट स्लाइस में यहां पे जाके मैं इसको दे रहा हूं रिड्यूसर। समझ आ गई बात? अब दैट्स फॉर नाउ फॉर इट। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या सेटअप हुआ है, स्टोर सेटअप हुआ है। अभी काम करेगा या नहीं करेगा, या कोई गलती आएगी तो वो मैं हम बाद में बताऊंगा। सिर्फ आपने स्टेप्स नोट करना है कि इनिशियली स्टोर को सेटअप कैसे करना है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो यू श्योरली बी गेटिंग कंफ्यूज्ड इन द बिगिनिंग बिकॉज़ यू आर अ बिगिनर। सिर्फ और सिर्फ अगर आप उस डायग्राम को फॉलो करें तो हमने अभी तक 3 स्टेप्स किए हैं। स्टेप नंबर 1 यूआई प्रिपेयर की है, यूआई होगी। स्टेप नंबर 2 स्टोर क्रिएट किया है। स्टोर जब क्रिएट किया तो हमें लगा यार स्टोर को तो क्या चाहिए, तो फिर हमें मजबूरन क्या करना पड़ा, और ये काम हमने सारा कॉपी पेस्ट किया है आपके सामने, सिर्फ फ्लो समझना है। तो जो रिड्यूसर में है, तो रिड्यूसर में हमें पता लगा जो क्रिएट स्लाइस है, इसके अपने प्रोटोकॉल है, ये सारा करके हमने इसको क्या कर दिया, यहां से एक्सपोर्ट कर दिया। दैट्स इट, फिनिश, खत्म। सॉरी, अभी हो कुछ भी नहीं रहा। तो ये बन गया हमारा, रिडक्स की लॉजिक इंप्लीमेंट हो गई। अब हमने इस रिडक्स को कनेक्ट करना है किसके साथ, रिएक्ट ऐप के साथ। ये आखिरी स्टेप है, तभी हमें पता लगेगा ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बगैर, क्योंकि जाहिर है जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक की फंक्शनैलिटी किस में है, रिएक्ट की ऐप में, और क्लिक के बाद जो काम होना है वो किस में है, रिडक्स में। तो ये दोनों आपस में लिंक ही नहीं है, तो काम कैसे होगा। तो रिडक्स की इंप्लीमेंटेशन हमने सेपरेट कर ली, और इसकी इंप्लीमेंटेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रिएट अ स्टोर यूजिंग अ कॉन्फ़िगर फंक्शन, देन क्रिएट रिड्यूसर्स यूजिंग अ क्रिएट स्लाइस फंक्शन। अब अपन इनको लिंक करते हैं। लिंक कैसे करते हैं कि ये जो स्टोर है ना, इसको आप यहां से एक्सपोर्ट कर लें, क्योंकि इस स्टोर को हमने यूज करना है किसके साथ, रिएक्ट रिडक्स की ऐप के साथ। अब आप जाएं जी लिंक करने के लिए किधर, रिएक्ट रिडक्स में, इसकी गेटिंग स्टार्टेड में जाएं, और यहां पे नीचे आके ये बता रहा है जी कि रिएक्ट रिडक्स इंक्लूड्स अ प्रोवाइडर कंपोनेंट, यानी रिएक्ट रिडक्स की लाइब्रेरी हमें क्या देती है, प्रोवाइडर कंपोनेंट विच मेक्स द रिडक्स स्टोर अवेलेबल टू द रेस्ट ऑफ द स्टोर। अच्छा, ये कहानी तो आपको समझ नहीं आएगी, सिर्फ मुझे देख लें क्या करना है मैंने। मैं जाऊंगा कनेक्ट करने के लिए अपनी रूट फाइल में, विच इज मेन डॉट इंडेक्स। सारा काम तो यहां हो रहा है ना, पूरी की पूरी हमारी ऐप रेंडर इधर ही हो रही है। तो यहां आप क्या करें, इंपोर्ट करें दो चीजों को। एक तो आप करें जी कि इंपोर्ट प्रोवाइडर, और ये प्रोवाइडर कहां से इंपोर्ट होगा, रिएक्ट रिडक्स, क्योंकि हम बेसिकली लिंकिंग के प्रोसेस में। और दूसरा काम हम एक करेंगे कि इंपोर्ट स्टोर
लेकिन ये याद रखिएगा कि ये स्टोर कौन दे रहा है, रिडक्स जेएस टूल किट। हमने वो नहीं, हमने जो अपना स्टोर बनाया वो करना है, स्लैश रिडक्स के फोल्डर के अंदर स्टोर डॉट जेएस। समझ आ गई बात? ये दोनों चीजें हमने कर ली। अब हमें ये कह रहा है यार कि आप अपनी ऐप में जाएं, और यानी ऐप का मतलब जहां आपका ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, और उसके अंदर जाके अपने इस कंपोनेंट को रैप कर दें किसके साथ, जो आपको मिला है ये वाला कंपोनेंट, विच इज प्रोवाइडर, दैट इज कमिंग फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम वेयर, दैट इज कमिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। बस ये एक स्टेप प्रोसेस है आपकी रिडक्स की ऐप आपकी रिएक्ट की ऐप के साथ लिंक होना। लेकिन अभी लिंक कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो प्रोवाइडर हमने किसने दिया, हमें किसने दिया, रिडक्स में। लेकिन इस प्रोवाइडर को क्या पता कि रिडक्स का स्टोर कहां पड़ा हुआ है, तो आप इस प्रोवाइडर का एक रिक्वायर्ड प्रॉप है, रिक्वायर्ड प्रॉप का मतलब ये प्रॉप लाजमी देना है, और उस प्रॉप का नाम, यानी एक प्रॉप तो पता ना आपको, प्रॉप पास करने में कंपोनेंट, तो वो प्रॉप क्या है, वही वाला स्टोर जो हमने बनाया है। तो अब देखें, ये प्रोवाइडर तो हमें रिएक्ट रिडक्स ने दिया है, लेकिन इसके थ्रू रिएक्ट की ऐप को हमने पास कर दिया स्टोर, जो कि किसके अंदर पड़ा हुआ है, रिडक्स के अंदर पड़ा। स्टोर किधर से आ रहा है, बेसिकली रिडक्स के अंदर से। वन 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 स्टेप प्रोसेस। लिंकिंग का प्रोसेस वन स्टेप है, और लिंकिंग होती है रिएक्ट रिडक्स से, और रिडक्स की जो लॉजिक लिखी जाती है उसमें दो ही बड़े क्रूशियल स्टेप्स हैं, और वही रिपीट होने हैं बार बार। स्टेप नंबर 1, क्रिएट अ स्टोर, और ये वन टाइम होना है। पूरी ऐप में आपका सिर्फ एक ही स्टोर एक ही दफा बनना है बस। उसके बाद बार बार क्या चीज बननी है, रिड्यूसर। बार बार क्या चीज बननी है, और रिड्यूसर किससे बनना है, क्रिएट स्लाइस। यानी आपको जो याद रखने वाली चीज है ना, वो क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस। हर फंक्शनैलिटी के लिए आप क्या स्लाइस नहीं बनाएंगे, स्टोर वही होगा। अभी मुश्किल प्रोसेस है, मैंने कोशिश की है कि इसको जितना दबा के ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके आपको बता सकूं। अब अगर मैं यहां पे जाऊं तो माय एप्लीकेशन इज गेटिंग क्रैश, मे बी आई डिड समथिंग रॉन्ग, और उसके लिए मैं एरर चेक करूंगा क्या है। एज यूजुअल आपको पता है हम पहली दफा तो कोई काम सीधा नहीं कर पाते, बट दैट्स ओके फॉर नाउ। ठीक है, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डिपॉजिट जेएस डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिपॉजिट स्लाइड। वो ये बता रहा है जी कि यहाँ देखें हम क्या कर रहे हैं, ये नॉन इशू है बेसिकली। ये हम कह रहे हैं जी कि डिपॉजिट स्लाइस को इंपोर्ट करो, किससे, डिपॉजिट रिड्यूसर से। तो ये तभी इंपोर्ट होगा ना जब इस नाम से वहां कोई चीज एक्सपोर्ट होगी। ऐसे ही है ना, तो इस नाम से कोई चीज एक्सपोर्ट हो रही है, नहीं हो रही, तो परहैप्स वी फॉरगॉट। ये है ना डिपॉजिट स्लाइस, तो ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। ये तो बड़ा सिंपल सा एरर है, पहले ही हमें करना चाहिए था, क्योंकि जाहिर है हम ये डिपॉजिट स्लाइस यूज कर रहे हैं ना दूसरी जगह पे जाके, तो इट शुड हैव इंपोर्टेड, इट शुड हैव बीन इंपोर्टेड इनफैक्ट प्रीवियसली। तो ये एरर पुराना है, क्लास नेम और क्लास वाला वार्निंग इनफैक्ट। बाकी सेटअप हो गया ना सब कुछ। तो आपने क्रिएट स्लाइस का फंक्शन लिखा, उसे यहां यूज किया, इसको एक्सपोर्ट किया, और फिर ये डिपॉजिट स्लाइस आपको जो चीज देता है उसमें ऑब्वियसली डिपॉजिट स्लाइस डॉट एक्शंस भी देता है। और अगर आप इसे यहां से एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रहे तो आप इसे सिंपली इसको भी यहाँ नई लाइन लिख के यहाँ पे अलग से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको यूं कर सकते हैं, जैसे ये डिपॉजिट स्लाइस है ना, डिपॉजिट स्लाइस डॉट एक्शंस है, वैसे इसे क्या कह दें, डिपॉजिट स्लाइस डॉट रिड्यूसर। यानी जो काम आप यहां कर रहे हैं ना, डिपॉजिट स्लाइस डॉट रिड्यूसर, तो वो यहां कर दें, और इसको आप कह दें जी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिपॉजिट इक्वल्स टू दिस। तो अब बेसिकली अच्छा, ये डिपॉजिट सेम नाम के तो दो चीजें इंपोर्ट नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कह देंगे जी दिस एक, और दूसरा इसे डिपॉजिट रिड्यूसर। तो अब आप इसको डिपॉजिट रिड्यूसर को यहां पे लें, और इसको यहां पे लें। तो जो पहले काम किया है वो भी ठीक है, जो अब काम किया है ये भी ठीक है, जो सिंपल लगता है वो कर लें। पहले काम था कि इसे यहीं एक्सपोर्ट कर लें और फिर इसी नाम से इसे यूज कर लें। दूसरा ये है कि ये जो डिपॉजिट स्लाइस का ऑब्जेक्ट है ना, ये आपको दो चीजें देता है, डिपॉजिट स्लाइस डॉट एक्शंस और डिपॉजिट स्लाइस डॉट रिड्यूसर। नाउ इफ यू गो बैक, वो कह रहा है जी कि एरर, रिड्यूसर इज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड मस्ट बी अ फंक्शन एंड एन ऑब्जेक्ट, दिस इज समथिंग रॉन्ग। इसको बाद में देखेंगे, बट दिस इज द वे। पता नहीं क्या इशू है, तो अभी हम
वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम सिंस, तो दैट्स व्हाई डू इट लाइक दिस, जैसे पहले हुआ था। ठीक हो गया, समझ आ गई बात? तो इट्स अ सिंपल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ रिडक्स लॉजिक या रिडक्स ऐप। तो वो मैंने एक सेपरेट फोल्डर में रखी, हालांकि इसे सेपरेट फोल्डर में बेशक ना रखें, जिधर मर्जी इसकी फाइलें बना दें, सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए उनकी फाइलों का लिंक का ख्याल रखें। और दूसरा स्टेप, आपने ये स्टोर बना के उसको लिंक कर दिया किसके साथ, ऐप नहीं मेन, जहां पे वो सारा कुछ ऐप रेंडर हो रहा है वहां पे, और उसमें वो स्टोर पास कर दिया जो आपने खुद बनाया है। अब अगर आप इस डायग्राम के थोड़ी देर के लिए वापस आए, तो आपने क्या क्या बना लिया जी, आपने यूआई बना ली, आपने इवेंट हैंडलर बना लिया, लेकिन उन हैंडलर से भी डिस्पैच कुछ भी नहीं किया। 2 इवेंट हैंडलर बनाए ना ऑन क्लिक के, तो ये बना लिए लेकिन डिस्पैच नहीं हुआ अभी एक्शन। और तीसरा आपने स्टोर बना लिया, स्टोर के अंदर रिड्यूसर बना लिया, और रिड्यूसर के अंदर स्टेट भी बना ली। रिड्यूसर के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट क्या था, नेम ऑफ द रिड्यूसर, दूसरा क्या था, इनिशियल स्टेट। वो इनिशियल स्टेट यही वाली स्टेट है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये भी बन गया, ये भी बन गया, और अब अब इनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट करवानी है। ये लिंक भी होगी रिएक्ट की ऐप के साथ। अब रिएक्ट की ऐप से मैं एक्शन डिस्पैच करूंगा। अब डिस्पैच का मतलब समझे, डिस्पैच का मतलब मैंने क्या बताया था, भेजना। क्या भेजना भाई, कोई एक्शन भेजना। कहां से भेजना, रिएक्ट की एप्लीकेशन से भेजना। किधर भेजना, रिडक्स के स्टोर को भेजना। अब एक्शन डिस्पैच का मतलब समझ आ गया। अब ये पूरी डायग्राम आपको समझ आ गई है। कल के लिए सिर्फ एक काम बचा है, रिडक्स का फ्लो कंप्लीट हो जाएगा बेसिक। वो एक काम ये है कि हमने ये जो सारा काम किया ना, इनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है, इनके रवाबित बहाल करने। यूं समझे कि लाइन बिछ गई है, सजन से उसका नंबर ले लिया है, अब सिर्फ कॉल करने की जरूरत करनी है ताकि बातचीत का आगाज हो सके। थैंक यू वेरी मच। किसी को सवाल है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? मैंने आपको बड़ी दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपको आज की रिडक्स की फिलॉसफी या लॉजिक या फ्लो समझ नहीं आएगा, तो कभी रिडक्स समझ नहीं आएगा। लिखवा ले मुझसे। इसलिए कोई सवाल अभी पूछना चाहते हैं, कल क्लास के इब्तिदा में पूछना चाहते हैं,